हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार मीना आपका चैनल में क्लासिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, हम 10वीं क्लास के एनसीईआरटी मैथ हिंदी में पढ़ा रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है मॉर्निंग क्लास में। इवनिंग क्लास में चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी चल रहा है। तो चैप्टर नंबर 3 में हमने एक्सरसाइज 3.1 कर ली है, उसके एग्जाम्पल कर लिए 1 2 3 और उसके क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद इस चैप्टर में आता है रैखिक समीकरण योगों का ग्राफीय विधि से हल। इससे पहले हमने ग्राफ बनाना सीखा था और बीजगणितीय रैखिक समीकरणों को ग्राफीय रूप में बदलना सीखा था। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे रैखिक समीकरण योगों का ग्राफीय विधि से हल। ठीक, ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं? जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हो तो वह रैखिक समीकरण योगों का हल होगा। कैसे? इससे पहले हमने देखा था कि ग्राफ 3 तरह का बन रहा था, जिसमें दो रेखाएं एक में तो आपस में प्रतिच्छेद कर रही थी, ठीक है, एक में आपस में समांतर थी दोनों रेखाएं, और एक में क्या थी एक में एक दूसरे के क्या थी, समपाती, एक के ऊपर एक। ठीक, ये 3 कंडीशंस हमने अप्लाई की थी उसमें। अब हम क्या करेंगे, हमें रैखिक समीकरण योगों का हल ज्ञात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन ही होगा इसका ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, अब इनसे हमें कोई काम नहीं है, बस इस ग्राफ से हमें काम है। यही ग्राफ बनेगा। अगर ये ग्राफ नहीं बनता तो इसका मतलब हमारा ग्राफ गलत है। ठीक है ना। और ये ग्राफ तभी बनेगा तब इन या बीजगणितीय समीकरण आएगी, उनका बीजगणितीय हल होगा ऐसे x। ठीक है, ये एक समीकरण ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसका भी मान आ रहे हैं और इसके भी मान आ रहे हैं। ठीक है, इसके मान और इसके मान दोनों अगर आ रहे हैं, इसका मतलब समीकरण का हल, समीकरण योग का हल है, तब तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे, वरना हम ग्राफ ही नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं हम। क्या है इसकी परिभाषा? रैखिक समीकरण योगों का ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं? जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर, दोनों रेखाओं का समीकरण का एक मान तो समान आना ही चाहिए। ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह रेखाएं समीकरण योग का हल है। ठीक है, अब वो एग्जाम्पल में और अच्छी तरह समझेंगे, ये आपकी डेफिनेशंस थी। इसके बाद इस चैप्टर में आपको संगत और असंगत दो शब्द सुनाई देंगे। आप सोचोगे इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, संगत और असंगत का मतलब, संगत और असंगत क्या होता है? सबसे पहले असंगत, किसी समीकरण योगों का हल न हो। जब किसी भी समीकरण योगों का हल नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके मान नहीं आ रहे हैं या रियल नंबर्स में मान नहीं आ रहे, तो वो क्या होगा, असंगत होगा। और अगर किसी समीकरण योगों का हल है तो वो संगत होगा। तो अब हम इसको इस परिभाषा के रूप में नहीं बताएंगे, वहाँ पर डायरेक्ट एक शब्द होगा, यह समीकरण असंगत है और यह रैखिक समीकरण योग में संगत है। ये दो शब्द आपके काम में आएंगे, तो इनकी परिभाषाओं को अभी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप इसको कंप्लीट नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम इसके कुछ तथ्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, कीजिए नोट डाउन। ये चैप्टर वैसे काफ़ी लंबा है। ठीक है, इसके बाद ज्ञात करेंगे दो चरों में एक रैखिक समीकरण योगों की रेखाओं के अस्तित्व। ठीक है, कर लिया नोट डाउन? चलो तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म की रेखाओं के हल का अस्तित्व। दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है इस चैप्टर का नाम ही दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, क्योंकि रेखाओं के हल याद कर लिया। इसका अस्तित्व का मतलब होता है, अब इनसे आगे ग्राफ का क्या होगा, यानी अब आने वाले ग्राफ के 3 मान आएंगे। इससे पहले हमारे आते थे प्रतिच्छेद, समपाती और समांतर। अब इन तीनों से बनकर ही, इन तीनों में से दो तो हमने कट कर दिए, समांतर और समपाती। इसके बाद आते हैं ये 3। ठीक है, ये 3 पॉइंट अलग अलग हमारे ग्राफ नहीं, वो रैखिक समीकरण योगों के हल प्राप्त होते हैं ना, वो होते हैं। कैसे? रेखाओं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है।
जब रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अब एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद कर सकती है, सिर्फ किस पर, एक बिंदु पर। जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो ये रेखा जा रही है एक ये और एक ये, तो इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी ये, ठीक है। अब ये तो नहीं कि यहाँ पर भी फिर से आ जाए एक और रेखा प्रतिच्छेद कर दे, तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकते। जब वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो इस स्थिति में समीकरण का युग्म का कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब है उसके दो मान होंगे, x और y के, ठीक है, एक एक मान होंगे दोनों के, और उसे हम अविरोधी समीकरण भी कहेंगे, क्योंकि आपस में विरोध करेंगे। वो ये तो इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा, आपस में दोनों समीकरण विरोध कर रहे हैं आपस में, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अविरोधी समीकरण युग्म। फर्स्ट हो गया। इसके बाद आता है सेकंड। सेकंड क्या में क्या है, समांतर। पहले में प्रतिच्छेद, सेकंड में समांतर, तीसरे में संपाती। तीनों के बारे में जानकारी बताइए, ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है, रेखाएं संपाती हो सकती है, ठीक है, रेखाएं संपाती तो हो सकती है, लेकिन इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, रेखाओं समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कैसे, जैसे समांतर होंगी रेखाएं, एक ग्राफ है ये, ठीक है, इसमें रेखाएं ये जा रही है दोनों, ठीक है। अब ये दोनों रेखाएं मिल नहीं रही किसी भी बिंदु पर, तो ये तो संपाती होगी ना, ठीक है। ये ना तो ये इधर मिलेगी, समांतर का मतलब है बिल्कुल एक दिशा में 20 का गैप जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, असंगत। मैंने अभी आपको बताया असंगत क्या होता है। असंगत वो होता है किसी रैखिक समीकरण युग्म का हल नहीं हो, उसे ये असंगत कहते हैं। तो इसमें कोष्टक में छोटा सा लिख रखा है ना, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता, तो ऐसे ही असंगत समीकरण युग्म भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड, रेखाएं संपाती हो सकती है। अब रेखा और संपाती में क्या होगा, प्रतिच्छेद में तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा, तो अद्वितीय हल का मतलब है एक हल आएगा, x और y के मान एक एक आएंगे, ठीक है। और समांतर में क्या होता है, समांतर में कोई हल नहीं होगा और उसका x और y के मान नहीं आएंगे, लेकिन संपाती में मान आएंगे। कितने आएंगे, क्योंकि ये ग्राफ है, इसमें रेखाएं बिल्कुल संपाती होती है, इसका मतलब ये रहे, और इसके बीच में जितने बिंदु हैं, ठीक है, तीनों बिंदु है, तो तीनों पे एक तरह से प्रतिच्छेद ही कर रही है वो, यानी एक बिंदु के ऊपर एक, या दोनों रेखाओं का एक ही पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे एक मान ये भी होगा, एक ये भी होगा और एक ये भी होगा। इस प्रकार जितने इसके बीच में मान होंगे वो सभी समीकरण के मान होंगे, इसलिए इसका मान क्या होगा, रेखा संपाती। इस स्थिति में समीकरण में अपरिमित रूप से कितने हल होंगे, अनेक। उनका हमें पता नहीं है कितने होंगे, लेकिन अनेक हल, एक से अधिक हल होंगे, जितने बीच में बिंदु है उतने ही हल होंगे, ठीक है, अनेक हल होंगे होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आश्रित या संगत समीकरण युग्म। मैंने अभी आपको संगत समीकरण युग्म के बारे में बताया था, क्योंकि अभी तो इसने कोष्टक में लिख रखा है, लेकिन अब क्वेश्चंस करेंगे जब हमें कोई नहीं बताने वाला कि संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। तो अभी डेफिनेशंस में हम क्लियर करके चलते हैं कि संगत किसे कहते हैं, असंगत किसे कहते हैं। तो संगत का मतलब है रैखिक समीकरण युग्म का हल है, अनेक हल है या हल है, और इसका मतलब है कोई हल नहीं है, असंगत है, ठीक है। आपके तीनों पॉइंट समझ में आ गए, तो तीनों को नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन से पूछे जाएंगे पीछे की, अगर वो संपाती है तो उसका हल है क्या नहीं है, कौन सा हल है, इस प्रकार, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद आएगा शर्त आएगी, इसके बाद अब व्यापक रूप में समीकरणों के गुणांकों का अनुपातों की शर्त। अब गुणांकों को, दोनों रैखिक समीकरण के गुणांकों के कैसे, दो रैखिक समीकरण होंगे, x1 y1 z1 s2 a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ठीक है। ये होंगे यहाँ पर दो गुणांक। तो a1 a2 अपॉन बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 c2 बराबर, ये अनुपात के अब शर्त आएगी, ठीक है। आप नोट डाउन कर लिया, चलो तो फिर अब शर्तें लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आएगा व्यापक रूप में समीकरण युग्मों के गुणांकों का अनुपात। अब इसमें आ रहा है एक अनुपात। मैंने आपको बताया था जब हमारी क्लासेज स्टार्ट हुई थी तभी, कि हमारे 10th क्लास के साथ साथ हम बेसिक मैथ के टॉपिक्स भी डाल रहे हैं। वो 10वीं के लेवल तक के हैं, यानी आप सभी विद्यार्थियों को जिसने 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में ये टॉपिक्स नहीं पढ़े, अनुपात, समानुपात, त्रिभुज, रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये सभी 14 टॉपिक्स है। वो बेसिक मैथ के टॉपिक्स की अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए
आपको क्रम वाइज सबसे पहले नंबर्स, इसके बाद विभाज्यता के नियम, एलसीएम एचसीएफ, गुणनखंड, दशमलव के जोड़वा गुणा, इस प्रकार 14 टॉपिक्स है। उनमें आपका 8वें नंबर का अनुपात रेशो का टॉपिक्स भी है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो रेशो क्या होता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। व्यापक रूप में समीकरण युग्मों के गुणांकों का अनुपात की शर्तें। तो शर्त 3 शर्त है, जैसे आपने अभी तीन नियम में पढ़े, हल के कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल और अनेक हल। ठीक है, तो देखिए माना 2 रेखाओं के व्यापक समीकरण ये है, यही होते हैं, आपको पता है रेखिक समीकरण क्या होते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जी, व्यापक रूप ये होता है। तो रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप ये होता है, देख लीजिए आप, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी बताया था, आप देख लीजिए यही होता है व्यापक रूप। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आप किससे क्या कहेगा, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि ये आपको समीकरण दिए हुए हैं, आपको हमें बताना है कि ये इसका कोई हल है भी क्या नहीं। आपको हल कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आप उसका 2 समीकरणों को हल करेंगे। सबसे पहले तो कैसे हल करेंगे, अगर a1 a2 और b1 b2 नॉट इक्वल टू आ रही है, इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू मतलब है मान समान नहीं आ रहे a1 a2 के, तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ठीक है, और प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, फिर प्रतिच्छेद कर रही है, ये तो आपके अनुपातों में संभावना है। अगर ये हमें आ गया तो इसका मतलब ये प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और प्रतिच्छेद कर रही है तो ये इसका क्या हुआ, प्रतिच्छेद करने वाली को क्या कहते हैं, हम संगत कहते हैं कि नहीं कहते, कि संगत है। प्रतिच्छेद का मैंने आपको इससे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था, जब 2 रेखाएं आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसके अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल का मतलब है उसका हल, अद्वितीय हल है, एक हल हो या 2 हल है एक हल, और किसी चीज रेखीय समीकरण का हल है तो उसे क्या कहेंगे, संगत, तो इसे हम संगत भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है संपाती है, तो a1 और रेखा संपाती है तो क्या आएगा, ये तीनों बराबर आना चाहिए। अब संपाती का मतलब भी क्या होता है, आपको बताया था मैंने, संगत होता है। संपाती का मतलब है अनेक हल आएंगे इसके। ठीक है, तीसरा आता है समांतर है, तो अगर वो रेखाएं आपस में समांतर है, a1 a2 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, तो क्या आएगा, तो वह असंगत होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा उसका। तो ये आपकी शर्तें रही और आपकी डेफिनेशन यहीं पर होती है समाप्त। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बता दीजिए, इसके बाद हम एग्जाम्पल 1 स्टार्ट करेंगे, वहाँ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए जब तक। आज हम एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल चौथा है ना, वो 4th, उसको करेंगे और अगला एग्जाम्पल हम दिवाली की बात करेंगे। ठीक है, कर लिया नोट, चलो तो फिर अब आगे चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए। क्या करना है, ग्राफ द्वारा जांच करना है कि ये युग्म है जो संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए का मतलब यही है, इस लाइन को आप थोड़ा ना समझे सही रहेगा, इसे ध्यान रखिए। ग्राफ की जहाँ पर बीजगणितीय रूप के द्वारा होना चाहिए था कि बीजगणितीय रूप द्वारा जांच करके बताइए हमें कि ग्राफ के द्वारा हल है क्या नहीं है, तो इसके बाद ग्राफ बनाते हैं। इसका हल होगा तो ही ग्राफ बनाएंगे, हल नहीं होगा तो ग्राफ नहीं बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमें जो अभिक्रियाएं जो हमें समीकरण से दी हुई है उन्हें लिखेंगे। सबसे पहले x + 3y = 6 और 2x - 3y = 5। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें समीकरण 1 से सबसे पहले तो हमें वो सारणी बनानी है। आपको पता है, मैंने प्रश्न आपके एक्सरसाइज 3.1 में समझा दिया है पहले ही कि हमें सबसे पहले सारणी बनानी होती है दोनों समीकरणों की, इसके बाद हमें ग्राफ में डिपॉजिट करते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर समीकरण 1 से क्या है, x + 3y = 6। इससे क्या करना है हमें, y की वैल्यू निकालिए। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इधर गया तो माइनस का हो गया और 3 आ गया अपॉन में। ठीक है, ये आ गई y की वैल्यू। यहाँ से हम क्या करने वाले हैं,
y बराबर 6-3। अब यहाँ पर x के मान रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 0, 1, 2 इस प्रकार मान रखते हैं। सबसे पहले तो हम मान रखते हैं 0 ही, तो x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, माना x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, y का मान बताना। 6-3 बराबर 2 आएगा क्या नहीं आएगा, जल्दी बताओ। आएगा। चलो तो फिर इससे आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, x के बाद 0 के बाद 1 रख के देखिए, इसमें आपका भिन्नों में आएगा ऐसे 5/3, तो इससे हमें डिपॉजिट करने में थोड़ा ग्राफ में प्रदर्शित करने में दिक्कत आ सकती है, इस वजह से हम भिन्नों में लेना नहीं चाहते। तो अब 1 से नहीं हो रहा, 2 रखिए। 6-2 4 में 3 का भाग जाता है नहीं, तो फिर 3 रखिए, ठीक है, 3 रखो। x बराबर 3 रखने पर 6-3 y बराबर 6-3/3 3/3 बराबर 5, ठीक है, आ गया ना एक। इसके बाद क्या करेंगे हम, 3 मान निकाल लें हमें, 1 तो हो गया, 2, 1 हो गया 1। अब x बराबर, अब आप समझ जाइए, सब x जब अपॉन में 3 आए, इसका मतलब है हमेशा 3 से का गुणज ही आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 3 का गुणज ही आएगा। जो माइनस प्लस हो रहा है उसमें 3 का गुणज ही होगा। कैसे, जैसे आपको बताऊँ मैं, 17 है, अब 17 - 2x/3 लिखा हुआ है, ठीक है। आप अगर आप सबसे पहले यहाँ पर 0 रख के देखेंगे, रखो 0, 17 में 3 के बाद नहीं जाता, 0 नहीं जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर 1 रखोगे 1, ठीक है, 1 रखोगे तो क्या आएगा, 17 - 2 15/3 बराबर 5। अब इसमें किसका भाग गया, 1 रखने पर गया है पूरा पूरा भाग। तो अब देख लीजिए आप, 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, सिर्फ 4 पर जाएगा। 3 ऐड करते जाइए और आपका काम होता जाए। बीच के संख्या से आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3, या फिर आप चेक कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। चलो तो फिर 3 आ गया। इसके बाद हम 4 को चेक करेंगे, 5 करेंगे, दोनों से काम नहीं बनने वाला, अब तो 6 से ही बनेगा, ठीक है। x बराबर 6 रखने पर रखो, 6 - 6 कितना हो गया बताओ, 0 हो गया, 0। सारणी बना ले तो बनाओ सारणी, ये हमारे सारणी आई x y। x के सबसे पहले मान रखा हमने 0, 3 और 6, मान कितने कितने आए हमारे, 2, 1 और 0, ठीक। इसके बाद समीकरण 1 का काम हो गया है कंप्लीट। अब समीकरण 2 का करेंगे, करो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से करो, समीकरण 2 से क्या करेंगे, लिखो 2x - 3y बराबर 12, 2x इधर जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 12 को उधर लाएंगे, ठीक है, क्या लाएंगे, 12 को उधर, क्योंकि माइनस में तो y तो खुद माइनस में है, माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका, 3y बराबर 2x - 12, ठीक है, यही आने वाला है। चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर अपॉन में लिखो, क्या लिखोगे अपॉन में आप बताओ, y बराबर कितना आएगा, 2x - 12/3, ये आपका y का दूसरे सारणी का मान, ठीक है। अब क्या करना है हमें, फिर से नीचे 3 आ गया, ठीक है, रखो। सबसे पहले तो हम 0 रख कर देखते हैं सॉरी, ठीक है। इसके बाद क्या करने वाले हम, y बराबर 2x - 12/3। अब रखो x बराबर 0, देख लीजिए आप, पहले 0 रखें, 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 और 0 - 12/3 भाग जाएगा, ठीक है। x बराबर 0 रखने पर देख लीजिए आप, 12 बराबर 0 - 12 और -12 में 3 का भाग दिया, -4। इसके बाद क्या रखेंगे, मैंने आपसे कहा कि जहाँ तक ये पॉसिबिलिटी रखो, संभावना रखो कि ऊपर जो मान रखे हैं हमने वही नीचे रखे जा सके, ठीक है। क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी है, संभावना रखो कि हमने ऊपर जो मान रखे हैं वही नीचे रख सके हम, और नहीं आते वो अलग बात है, लेकिन हम तो ये मान के चलते हैं कि x ये मान लिखे है तो यहाँ पे ये मान भी यही लिखे, तो ठीक है। 0 के बाद क्या अपनाएंगे हम, 3,
3 को पहले देख लेंगे, ऐसे नहीं 3 डायरेक्ट रख दिया, क्या पता है यहाँ पर भिन्न बन रही हो तो हम नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 में से 12 गए तो जा रहा है, इसका मतलब रख लेंगे x बराबर 3 रखने पर y बराबर 2 गुणा 3 6 -12/3 -12 में से प्लस का 6 क्या आता है, कितना बचा -6 में 3 का भाग दिया तो कितने बचा -2, ठीक है। x बराबर 6 रखने पर 6 रखेंगे तो 6 × 2 12 12 -12 0, ठीक है। 12 -12/3 तो 0 आ गया। अब हमारी सेकंड टेबल बन गई, ठीक है। बनाओ सेकंड सारणी। इसमें हमारा थोड़ा सा चेंज आया है, बस क्या आया वो, x के मान तो वही है 0 3 6, y के मान में चेंज आया है। सबसे पहले -4 -2 और 0 देख लीजिए आप पहले, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। ये हमने कर लिया बीजगणितीय रूप, पहले हल किया क्या है बीजगणितीय रूप। अब हम ग्राफ से यह तय करेंगे क्या, ये तो हमने बना लिया। अब ये रेखा प्रतिच्छेद करेगी क्या नहीं करेगी, समांतर रहेगी समपाती रहेगी, ये चेक करेंगे ग्राफ से। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे इसका, ठीक है। कीजिए नोट डाउन। कल्याण नोट डाउन। चलो तो फिर अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ग्राफ ये रहा आपका। आपने इस प्रकार आपका ग्राफ बना लिया होगा, नहीं बनाया तो आप इससे पहले की वीडियोज में जाके देख लीजिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, और इस प्रकार ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। इस प्रकार ग्राफ बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण के जो मान आए हैं x और y के बोलेंगे। सबसे पहले x का मान 0 और y का 2, क्या x का 0 y का 2। देखते हैं x 2 और y 0 कहाँ पर है, x 0 y 2, x 0 तो यहाँ पर है और y 2 यहाँ पर है, तो ये देख लीजिए आप, आ गया, ठीक है। फिर सेकंड बिंदु देखेंगे हम, x 3 है और y 1 है, x 3 है और y 1 है। चलो ये गए और यहाँ पर जाके मिल गया वो बिंदु, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तीसरा, ये क्या है 6, क्या है ये 6, ठीक है, ये लास्ट बिंदु, ठीक है। ये रहा 6 पर है, y तो 0 है, ठीक है, y 0 x 6, ठीक है। ये बन गया हमारे पहली क्या बन गई रेखा। तो आप इसको स्केल से इस प्रकार लिखिएगा, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन लिखना है आपको स्केल से, ठीक है। बिल्कुल ये इस प्रकार जाएगी, इसका नाम रखेंगे AB, क्या करेंगे AB। इसके बाद इसका नाम क्या है समीकरण का, x + 3y + 6, x + 3y = 6, यही है ना फर्स्ट समीकरण, इससे आई है ये, ठीक है। अब इसके बाद हमारी दूसरे समीकरण के मान देखिए। सबसे पहले तो 0, x 0 और y -4, तो x 0 तो यहाँ पर रहेगा, y -4 नीचे चलो, ये रहा पहला बिंदु आ गया, ये आ गया। इसके बाद x3 और y 2, x3 और y 2, चलो x3 और y 2 क्या है, x3 और y 2, चलो y तो ये रहा 2, x ये रहा 3, यहाँ पर मिलेंगे ये तो, ठीक है। और लास्ट क्या है, लास्ट है y6 x6 और y 0, ये है क्या ग्राफ, देखना एक बार। देखो कर दी ना गलती, यहाँ पर क्या है 2 -2 है, तो हमें ये गलत बना दिया ऊपर, ठीक है। ये तो ऊपर वाला ही सही है, नीचे देखिए
एक्स सेकंड वाला क्या है x3 और y-2। तो चलो हम नीचे की तरफ चलते हैं और ये नीचे है, ठीक है। एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, तीनों को मिला देते हो। एक डबल क्रॉस आ गया, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है रेखा, देख लीजिए आप देखेंगे इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पर रेखा है। इसका नाम देंगे हम C&D, ठीक है। और इस की कौन से समीकरण से आई है, 2x - 3y बराबर हो आ रहा है, इस समीकरण से आई है, तो उसका नाम लिख देंगे। ये आधा काम तो हमारा हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इन बिंदुओं के नाम लिखने हैं। ये कौन सा बिंदु था, सबसे पहले 0,2, ये आया है हमारा कितना 3,1, ये तो है ही 6,0। ये कौन सा आया है 0,-4, ये 3,-2 और हो गए बिंदु कंप्लीट, ठीक है। अब हमें ये ग्राफ कंप्लीट होने के बाद क्या लिखना होता है, ग्राफ में एक पैमाना। अगर वो उसको आप पैमाने को लिख के नहीं आएंगे तो वो आपके नंबर काट सकता है। तो आपको पैमाना लिखना पड़ेगा कि आपका जो गैप आता है ना बीच वाला, मैंने आपको पहले ही समझाया है ग्राफ बनाते टाइम, या आपने 1 इकाई लिया है या 2 इकाई लिया है। कभी कभी संख्या ऐसी आ जाती है 100, 200, 300, जब हमें 100 लिखने पड़ जाते हैं यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500। इस वजह से हमें पैमाना जरूर होता है। वैसे तो एक जैसा ही पैमाना रहता है हमेशा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है। तो लिखिए सबसे पहले पैमाना एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, ठीक है। ये पैमाना आपको ग्राफ में कहीं भी जगह हो वहाँ पर लिख देना है। आपका ग्राफ हो गया कंप्लीट। अब इस ग्राफ को आप नोट डाउन करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, हमने एक ग्राफ बनाया, इससे हमें क्या पता चला, उसने कहा है क्वेश्चन में ग्राफ द्वारा जांच करना है। हमें क्या ज्ञात करना है कि यह एक संगत है। पहली बात तो संगत है क्या नहीं है, संगत है क्योंकि जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो मैंने अभी आपको बताया था डेफिनेशंस में, संगत होती है कि नहीं होती, होती है ना, ठीक है। पहला तथ्य कह रहा है हमारा कि जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वो संगत होती है, ठीक है। तो संगत है, ठीक है, ये बात मान ली। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि ऐसा है, यदि संगत है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ग्राफ का हल क्या मतलब क्या है, जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद कर रही है वही इस ग्राफ के हल होंगे, इस समीकरण के समीकरणों के हल होंगे। जैसे x बराबर 6 है और y बराबर 0 है, तो ये हल है। तो हम ग्राफ बनाने के बाद एक 2-3 लाइन और लिखेंगे, उसमें इसका हल को लिखेंगे, ठीक है। आप पहले कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए इसको ग्राफ को, इसके बाद हम लाइन लिखेंगे, ठीक कर लीजिए। कर लिए नोट डाउन, चलो तो फिर अब लाइन लिख लेते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद हम ग्राफ के बाद ये लाइन लिखेंगे। हम देखते हैं कि रेखाएं ए बी और सी डी, अभी रेखाएं बनाई थी आपको पता है, फिर एक ओवेनिस्ट बिंदु का मतलब है जहाँ रेखाएं दोनों प्रतिच्छेद करती है, वो ओवेनिस्ट बिंदु होता है, बिंदु पी। उस बिंदु का नाम मैंने पी नहीं लिखा होता, आप लिख देना। ग्राफ में जो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, इस पर, तो इस पर डबल क्रॉस करके बिंदु पी के निर्देशांक है 6,0, ठीक है। बिंदु P 6,0 है, इसलिए रैखिक समीकरण का हल क्या होगा, x बराबर 6 और y बराबर 0। मैंने बताया था ना, यही रैखिक समीकरण का हल होता है। अर्थात समीकरण क्या भी है, संगत भी। इसके साथ युग्म समीकरण क्या है, संगत। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आपकी वीडियो यहीं पर समाप्त कीजिए। कर लिया नोट डाउन, चलो तो फिर चलते हैं। आज की इस वीडियो के बाद अगली वीडियो हमारी दिवाली के बाद आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल 5th और 6, उसमें एग्जाम्पल 5th और 6 होंगे अगली वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको फर्स्ट चैप्टर की PDF, सेकंड चैप्टर की PDF और थर्ड चैप्टर की PDF
बिल्कुल कंप्लीट नोट्स की PDF डाल रखी है। यही आपको यहाँ पर नोट डाउन या कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पर पूरी डेफिनेशंस और सबसे पहले वीडियो की लिंक वहीं पर डाली जाती है टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप तक हमारे इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो उस पर बताया गया है कौन कौन सी बोर्ड के लिए कितना कितना सिलेबस यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं और कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं NCERT के साथ, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हैप्पी दिवाली।